नमस्कार, द वायर से मैं कृष्णकांत। हमारे साथ हैं द वायर के पत्रकार अजय आशीर्वाद। ये अभी झारखंड में हुई हिंसा, बच्चा चोरी गैंग की अफवाह के बाद वहाँ करीब 1.5 दर्जन लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, वहाँ का जायजा लेकर लौटे हैं। और हम हमारे साथी अखिल के साथ सहारनपुर में थे। हम चर्चा करेंगे आपस में कि कैसे भीड़ के न्याय की अवधारणा जो है, भीड़ न्याय करेगी, ये पूरे देश में बढ़ रहा है, जो पिछले कुछ समय से शुरू हुआ। और हाल के महीने में, पिछले महीने में ये घटना काफ़ी देखी गई उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या दूसरे राज्यों में। आइए अजय जी से पूछते हैं। अजय जी, आप अभी लौटे हैं झारखंड से और सुनने में आया कि बहुत बीभत्स घटनाएं हुई हैं जहां लोगों को पीट कर मारा गया। क्या अनुभव रहे आपके, बताएं। अनुभव तो जैसा भी ये रहा, ये जो मेजर जो ये घटनाएं घटी हैं, ये पिछले 1 महीने से ये एक शेप ले रहा था, जैसा मुझे नज़र में आया। और ये जो 2 घटनाएं घटी है जो जमशेदपुर के आसपास के गांवों में, 2 अलग अलग घटनाएं हैं। एक में तो 4 मुसलमानों को पीट पीट कर मार दिया गया एक गांव में, और दूसरे में ये वहाँ पे और 3 हिंदू मेल यूथ जो थे उनको पकड़ के मार दिया गया। तो एक ही दिन घटा, 18 मई को घटा। और फिर मगर ये पहले ये, और यही चीज़ नेशनल मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट भी हुई, लेकिन उससे पहले 1 महीने से ये देखने में आ रहा था कि ये जो झारखंड का कोलान डिवीजन है, जो एक संथाली और हो पॉपुलेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं, और संथाली खास करके सबसे ज़्यादा रहते हैं आदिवासी पॉपुलेशंस में, इनके बीच में कुछ इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिल रही थी। जादूगोड़ा माइंस का हम सब ने नाम सुना है। तो जादूगोड़ा में कुछ रोज़ पहले, इस घटना से पहले, वहाँ पे पहला एक इसी तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई एक भीड़ के द्वारा। फिर और 2-3 घटनाएं ऐसी और भी घटी हैं, जो कि मैं अभी कुछ दिनों में लिखने वाला भी हूँ, कि ऐसे 7 घटनाएं पूरी घटी हैं। और मैं वहाँ गया था वहाँ देखने के लिए कि इस तरीके से अचानक से 1 ही महीने के अंदर क्यों इस तरीके से भीड़ इकट्ठी होकर कुछ लोगों को मार दिया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये बच्चा चोरी का एक अफवाह चला, और लेकिन ये बच्चा चोरी का जो अफवाह जो चल रहा है, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है, इस तरीके से जो देखने को मिला, वो बहुत ही ऊपरी एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल इवेंट है। तो वो किस तरीके से, मतलब यही लोग कह रहे हैं बच्चा चोर है इसीलिए हमने पकड़कर मार डाला, लेकिन इसके पीछे की बैक स्टोरी पे अगर हम जाए तो ये बच्चा चोरी का अफवाह 1 महीने पहले, और बैक स्टोरी पे जाए अगर हम वहाँ के लोगों से बात करें तो वो आपको कहेंगे कि संथाली आदिवासी समाज में या आदिवासी समाज में बच्चा चोरी की घटनाएं या अफवाहें बहुत पुरानी हैं। समर्स में, खास करके गर्मियों के दिनों में, लोग बाहर सोते हैं और बच्चों को इसी तरीके से डराया जाता है कि अरे तुम बच्चा चोर आ जाएगा और तुम्हें ले जाएगा, इसीलिए तुम यहीं घर पे ही रहो, ज्यादा दूर मत अच्छा, जाओ। जो 3-4 जिलों में ये अफवाहें फैली हैं, और प्रभात खबर के हवाले से हमने एक खबर हिंदी में लिखी थी कि करीब 18 लोगों की हत्या उस दिन तक हो चुकी थी जिस दिन ये 7 लोगों को पीटने की घटनाएं हुई। अभी तक उसमें जो पुलिस का वर्जन था कि उसके मुताबिक न तो कोई कंप्लेन आई है, न तो कोई बच्चा चोरी हुआ है। पूरे कोलान डिवीजन में आज तक अभी तक ना कोई पुलिस का ये कहना है कि आज तक एक भी बच्चा चोरी का इस साल कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी, ना कि कोई एफआईआर भी कोई दर्ज कराने आया कि बच्चा हमारा चोरी हुआ है। ये बिल्कुल ही एक तरीके से देखा जाए तो अफवाह है जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के द्वारा फैलाया गया। और उस पे आदिवासी समाज में कई गांवों में एक विलेज काउंसिल उनका होता है, जिनको वो दरबार कहते हैं, और वहाँ पे एक विजिलेंटे ग्रुप जिसको कहते हैं, उनका एक इकट्ठा करके गांव के लोगों को ड्यूटी दी जाती थी कि आप रात में पहरा देंगे, आज आपका ड्यूटी है, कल आपकी ड्यूटी रहेगी। इसी तरीके से रात में वो लोग अपने गांव के रोड पे पहरा देने लग गए बहुत सारे गांवों में। अच्छा, इसमें जो गैंग की अफवाह पर जो हिंसा हो रही है, तो आपके जो जायजा लिया आपने, तो उसमें क्या ये लगा कि जातीय या नस्लीय या धार्मिक कोई और कारण? इस तरीके का कुछ भी नहीं है। इस तरीके का कुछ भी देखने को मुझे तो नहीं मिला। मैं वहाँ करीबन 3 दिन रहा, 2.5 दिन रहा, लेकिन वहाँ पे इस तरीका देखने का नहीं मिला। मगर जो मुझे एकदम सीधा पता चल रहा था कि वहाँ के आदिवासी लोग जो हैं
वो अपने उनके बीच में एक बड़ा उमड़ता हुआ गुस्सा है जो कि अलग अलग कारणों की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उनके एक्शन में, बहुत ही अलग। अभी आपने हाल ही में 3 साल पहले ये भाजपा की सरकार आई और उन्होंने आते के साथ जो आदिवासियों को जो दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, एक लॉ के तरीके से कि उनकी जमीन बेच नहीं सकते हैं गैर आदिवासी समाज को, और उनकी जमीन सिर्फ कृषक भूमि है, कृषि की भूमि रहेगी और किसी वजह से उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो छोटा नागपुर प्लेटू एक्ट और संथाल परगना प्लेटू एक्ट, इस पे अमेंडमेंट्स भाजपा की सरकार लाना चाह रही है कि जिसमें वो जमीन बेची जाए और अलग अलग लोगों को दिया जा सके। भाजपा का यही कहना है कि ये जमीन यूज होगा तो झारखंड का डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर देखा जाए उसके तो वो जमीन किस चीज पे यूज होगा ये, और जो भाजपा सरकार को वहां पे चैलेंज कर रही है सबसे ज्यादा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कई एक्टिविस्ट, वो ये कह रहे हैं कि झारखंड में एक ही तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है, वो है माइनिंग। हाँ, खनिज पदार्थ क्योंकि बहुत है, झारखंड के पास 40% ऑफ इंडियाज मिनरल्स है, और उसके बाद तो अगर डेवलपमेंट होगा तो ये सारा जो ये कोल्हान डिवीजन जहां जहां घटनाएं घट रही हैं उसके नीचे मैंगनीज, आयरन ओर, बॉक्साइट, यूरेनियम, हर तरीके की चीजें हैं जिसको परमिशन नहीं मिला हुआ है माइनिंग करने के लिए। छोटे छोटे जगहों में इलीगल माइनिंग होती ही रहती है। अच्छा, ये डेवलपमेंट और जमीनों का अधिग्रहण या उन पर से आदिवासी अधिकार तो ये जो संशोधन लाना चाह रहे हैं, ये जो एक्ट है, ये 100 साल से पुराने एक्ट है, अंग्रेजों के जमाने पे हुआ था, उसके बाद कई इसमें अमेंडमेंट्स लाए गए, लेकिन कभी भी ये जो उसका जो मूल आधार था कि आदिवासी जमीन कृषि के लिए यूज होगा और वो किसी को वो और बेच नहीं सकते, कोई खरीद नहीं सकता है उससे, उनके पास जो छोटे छोटे जमीन है उसी पे ही वो कृषि करते हैं और उनका एकमात्र सहारा है। अमेंडमेंट से उनमें एक मूवमेंट पिछले नवंबर से ये चल रहा है कि उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी, उनके बीच में एक ये डर पैदा हो गया है। और उसके साथ साथ एक चीज और देखने को मिला कि ये पूरा जो ये जमशेदपुर से लेकर उड़ीसा के सुंदरगढ़ तक एक ही स्ट्रेच है संथाल पॉपुलेशंस का, उसके बीच में ऐसे छोटे छोटे हिंदूवादी संगठन जो कि ऐसे सब सेक्ट्स जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो वहां पे हो गए हैं। कोई अम्मा भगवान के नाम से जाने जाते हैं, कोई बाबा भगवान के नाम से जाने जाते हैं, जो कि इनकी जो पुरानी प्रथा से एक लेवल पे दूर करते जा रहे हैं। वो इनको कह रहे हैं कि अगर आपको बच्चा चोरी से बचना है तो आप गोबर को अपने गोबर के जिसको लगाइए अपने दरवाजे पे, ओम का साइन लगाइए, तभी आप बच्चा चोरी से बच पाएंगे। इस तरीके के अलग अलग धारणाएं पैदा की जा रही हैं उसमें, और उसका एक रीच है आदिवासी पॉपुलेशन में जो कि उनकी तरफ भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो वैक्यूम है, एक इनसिक्योरिटी है अंदर कि हमारी जमीनें चली जाएंगी, वो एक किसी तरीके से हिंसा के रूप में और सबसे जरूरी बात ये भी है कि इस 3 सालों में जो कि एक तरीके से झारखंड में अगर देखा जाए तो आदिवासी पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से हटा। अच्छा, बहुत संक्षेप में ये बात पाठकों को फिर से समझाइए, क्योंकि भारत में इस तरह का कोई विश्लेषण होता नहीं है। हाँ। जैसे अभी हाल में ब्रिटेन में एक दंगा हुआ था, तो जिसमें कमीशन ने रिपोर्ट दी कि चूंकि बेरोजगारी है और युवाओं के पास काम नहीं है, सिक्योरिटी है, तो उस तरह का कोई विश्लेषण हमारे यहाँ नहीं होता है। मैं मतलब इस चीज को जो लैंड राइट जा रहा है, उनके अधिकार खत्म हो रहे हैं, लैंड राइट इसको हिंसा से कैसे जोड़ेंगे? हिंसा से जोड़ने का मतलब कोई सीधा तो कनेक्शन अगर नहीं बने, लेकिन वही मैं ये जो चाह रहा हूँ कि इसको अगर हम सोशियोलॉजिकली एक समाज शास्त्र के नजर से अगर देखा जाए तो ये जो एक सोशल एंग्स जो भीतर में जो गुस्सा हो रहा है वो जमीन की मुद्दे पे, उनको अब लग रहा है कि सिर्फ जमीन ही है हमारे पास जो कि अब हमारा है। 3 सालों में अगर झारखंड के आदिवासी को देखा जाए, उनका जो शिक्षा का स्तर है वो काफी अच्छा है। कुछ क्रिश्चियन मिशनरी की वजह से उन्होंने काफी स्कूल खोले, कुछ झारखंड मूवमेंट जो उन लोगों ने चलाया उसमें भी एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। तो अगर आप उनकी तुलना अगर छत्तीसगढ़ के या उड़ीसा के आदिवासियों से किया जाए तो झारखंड में एक पोलिटिसाइज्ड ग्रुप है। तो इनका इसीलिए सरकारी नौकरी में भी काफी छोटे लेवल से भागीदारी रही, लेकिन 3-4 सालों से जॉब्स आने एकदम बंद हो गए। प्लस
एक तरीके से देखा जाए वहाँ के जो बिजनेसेस हैं, जितने भी प्राइवेट बिजनेस है या फिर और किसी भी तरीके का जो बिजनेस है, उसमें गैर आदिवासियों का वर्चस्व बना हुआ है, तो उनके पास जाने के लिए कहीं जगह है नहीं, तो इसकी वजह से ये गुस्सा फैला हुआ है। और ये बच्चा चोरी की अफवाह जो बहुत पुरानी है, वो एक तरीके से किसी तरीके से इसमें मिलकर ये जो कॉकटेल पैदा हुआ है, उसमें ये भीड़ की न्याय। अच्छा, वहां पर तो एक और ये जो मुसलमान जो ये एक अलग घटना घटी, प्लस ये जहाँ मुसलमान मारे गए, वहां पे आदिवासियों ने उन्हें रोका तो जरूर था। एक दूसरे गांव जिसका नाम डांडू था कि आप बच्चा चोर हो सकते हैं, लेकिन वो जब तक वो शोभापुर गांव जहां ये घटना घटी, जो एक मुस्लिम लोकेलिटी है, वहां पर आते शोभापुर के गांव के पास वाले ही गांव जो ब्राह्मण डोमिनेटेड एरिया है, कमलपुर, वहां के लोगों ने लीड ले लिया ये कहते हुए कि ये बच्चा चोर है, चलो इनको हम मार देते हैं। लेकिन उनसे अगर मैंने जाकर जब अलग बात की तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो गौ हत्या करते थे, इसीलिए उनको हमने मारा। तो ये सारी चीजें आप अलग अलग वहां पे जमशेदपुर में जाएंगे तो एक गुस्सा तो नजर आ रहा है हर कम्युनिटी के बीच में, एक अलग लेवल पे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी हर जगह में चल रहा है। कहीं झामुमो का चल रहा है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपनी जमीन मत दो, भाजपाइयों का भी चल रहा है, वो कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे ये आदिवासी अपनी तरीके से आदिम समाज में रहते हैं, आदिम तरीके से रहते हैं, तो उनको हम बता नहीं सकते हैं कि कैसे करें। और उनको एक लेवल पे क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, दोनों मुसलमानों को और आदिवासियों को, और वो कौन कर रहा है उसके लिए हमें और बहुत ज्यादा काम करने की सोचेंगे इसी सिलसिले में, क्योंकि जातीय हिंसा इतनी ज्यादा हिंसा इस तरीके से भीड़ की न्याय इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और आप भी सहारनपुर गए, सहारनपुर तो न्यूज में भी रहा, सहारनपुर में जिस तरीके से बताया गया कि ठाकुर और दलित क्लैश है, क्या वो सही मायने में क्लैश था या फिर वो किसी तरीके से एक वर्चस्व की लड़ाई हो गई? वो एक्चुअली जो हमको समझ में आया वो जातीय वर्चस्व की लड़ाई है। जैसा कि जब हम और अखिल फेसबुक लाइव कर रहे थे वहां से, तो एक दादाजी थे जो उनको बूढ़े थे, वो बुजुर्ग, और वो कह रहे थे कि एक्चुअली ये मूंछ की लड़ाई है, ये भीम आर्मी वाला है तो ये कौन है, ये हम इसको देख लेंगे, इस तरह से। और वहां पर जो झगड़ा शुरू हुआ, आप सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव से 15 दिन पहले पीछे जाइए, सड़क दूधली गांव, जहां पर दलित और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की गई, ऐसा शब्बीरपुर गांव के सारे दलितों का कहना है। और भीम आर्मी का जो हम लोगों ने इंटरव्यू किया है उसमें भी वो कह रहे हैं कि दलित और मुसलमानों को लड़ाने का पहला प्रयास किया गया, जिसमें अंबेडकर की मूर्ति के बहाने आप मुस्लिम मोहल्ले में प्रवेश करते हैं। वहां पर भाजपा के कुछ नेता भी शामिल रहे, विधायक और सांसद, और एसएसपी के घर पे तोड़फोड़, वो केस दर्ज हुआ था। या वो उससे 15 दिन पहले हुआ था। ये सड़क दूधली गांव में, लेकिन उसमें दलितों ने बिल्कुल भागीदारी नहीं की, वो उससे अलग रहे। तो जब ये ग्रामीणों का आरोप है, वहां जो रविदास हॉस्टल है, वहां के छात्र जो जागरूक हैं, उनका भी आरोप था कि उसमें हम दलितों ने, किसी भी दलित ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उसके बाद में फिर ये दूसरी घटना हुई। दूसरी घटना शुरू होती है शब्बीरपुर में, जो एक रविदास मंदिर है, वो दलितों के मोहल्ले में मंदिर है, उससे किसी राजपूत समुदाय का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दूर दूर तक वो गांव के उस तरफ है, ये गांव के इस तरफ है। गांव में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो वो मंदिर पड़ेगा जी। उसमें अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना होनी थी, उसको रुकवा दिया गया। जैसा कि एक दैनिक जागरण के वहां के ब्यूरो चीफ हैं, तो उन्होंने हमको बताया कि जो है पूरी की पूरी बहस और मीडिया कवरेज और रिपोर्टिंग ये गलत ट्रैक पर चली गई है। जब आश्चर्यजनक रूप से ये दैनिक जागरण के पत्रकार ने हमें कहा, और उन्होंने कहा कि आप ये सोचिए कि झगड़ा शुरू कहां से हुआ था। जब आप अंबेडकर की मूर्ति लगवाने की बात को रोक देते हैं, दलित लगाना चाह रहे हैं, वहां से कोई शिकायत आती है कि ये सड़क पर लगाई जा रही है, झूठी शिकायत थी, जबकि वो दलित अपने ही जमीन मंदिर के परिसर के अंदर था। प्रशासन ने बिना कोई जांच किए उस मूर्ति को रुकवा दिया। उसके बाद में पुलिस वहां पर गई नहीं देखने, वहां का मुआयना करने की एक्चुअल स्थिति क्या है। और उसके बाद में फिर राणा प्रताप की यात्रा दूसरे गांव से निकाली जाती है और उस मोहल्ले में प्रवेश कराई जाती है। तो वहां का गांव का जो प्रधान है वो दलित है, तो उस दलित प्रधान ने ही आगे आकर के रोक दिया कि ये उकसाने की चीज है, आप इसको ले जाइए, अपने गाँव में करिए, अपने मोहल्ले में करिए, हमारे इधर मत लेकर आइए। वहां से हिंसा शुरू हुई जब घर जलाए गए। और मतलब वहाँ क्या किया, मतलब ठाकुरों ने इस बात को मतलब एज एन अफ्रंट लिया है? हाँ, वो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये पहली दफा है कहीं पर जब संगठित होकर दलितों ने
प्रतिक्रिया दी है, जी। वो उस भाषा में, हिंसा की भाषा में भी और दूसरी भाषा में भी, सामाजिक तौर पर भी संगठित होकर के। मुझे एक चीज ये सवाल इसमें खड़ा होता है, आप सहारनपुर गए, मैं झारखंड गया, हालांकि दोनों कारण इस तरीके, मतलब यहाँ पे तो एक ठाकुर बस्ती ने आकर पूरे दलित बस्ती को जला दिया, इस तरीके से ये बयान हो रहा है। झारखंड में यहाँ छोटे छोटे जगहों में गांव वाले इकट्ठे होकर, जिसमें कुछ आदिवासी थे, कुछ दूसरे ब्राह्मण थे, वो लोग साथ में आकर ये 3-4 लोगों को पकड़कर, चाहे बच्चा चोरी के नाम पे, चाहे गौ हत्या के नाम पर मार दे रहे हैं। तो एक भीड़ का न्याय तो है ही यहाँ पे, जहाँ पे पुलिस, लेकिन इन सब चीजों में यहाँ पे जो ये हो रहा है, जहाँ आप ये रविदास कह रहे थे, अंबेडकर कह रहे थे, एक सांस्कृतिक लेवल पे एक चर्निंग हो रही है, एक कल्चरल लेवल पे जो है, मतलब अलग अलग तरीके से चेंजेस हो रही हैं, जो कि हर पॉलिटिकल ग्रुप उसका फायदा उठाना चाह रहा है। और ये जैसे यहाँ हमने देखा, ये जो मैं कह रहा था आपको, सब सेक्ट्स बन गए हैं जो कि अलग अलग चीजें बता रहे हैं आदिवासी को, ये करो, अपनी प्रथा छोड़ दो। यहाँ पे मैंने वायर में ही पढ़ा था कि यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ भाजपा सरकार है या हिंदुत्ववादी ग्रुप्स हैं, वो लोग भी क्या दलितों के बीच में किस तरीके से घुसना चाह रहे हैं। एक जगह में मैंने पढ़ा था कि कुछ रविदास को सेलिब्रेट ज्यादा कर रहे हैं, जो कि हिंदू पंथ का एक पार्ट मान रहे हैं, तो उन्हें, और अम्बेडकर को उसके जहाँ से घटना शुरू हुई उसका बहाना तो अम्बेडकर ही थे, जहाँ अम्बेडकर यात्रा पर मुसलमानों से क्लैश हुआ। और उस घटना को जब छोड़ दीजिए, तो ये पहली बार है, मैं तो अपनी उम्र में पहली बार सुन रहा हूँ कि राणा प्रताप की यात्रा और अंबेडकर की मूर्ति और इसको लेकर के जातीय हिंसा हो रही है। जी, हाँ। तो उसमें कुछ धार्मिक भी नहीं है, कुछ प्रतीकात्मक भी नहीं है, और इसके पीछे दोनों पक्ष कहते हैं। जैसे आप राजपूतों से बात करेंगे तो कहेंगे इस सारी झगड़े के पीछे भीम आर्मी है। वो फिर प्रशासन ने कहा कि उनका कुछ नक्सल कनेक्शन भी ढूंढा, हालांकि बाद में उन्होंने खंडन किया। जब आप दलितों से बात करेंगे तो दलित समुदाय के लोग बताएंगे कि 25 दिन हो गया है, हमारे पास खाने को नहीं है, भैंसों को खिलाने के लिए चारा नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं के खेत से चारा लाते हैं, उन्हीं के खेतों में हम मजदूरी करते हैं, मतलब पूरी तरीके से निर्भर है। हाँ, दलित समुदाय जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, वो चाहे आप मुजफ्फरनगर में आपने देखा, या तो इसको क्या हम एक ठाकुर वर्सेस दलित ना समझकर एक सामंतवादी व्यवस्था में किस तरीके से जो जमींदार है वो एक अपना वर्चस्व के लिए दलितों को दबा रहे हैं, कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है क्या? लेकिन इसको हवा देने के पीछे वो तो मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि उसमें राजनीतिक ताकतें हैं, जो चूंकि वो उनका थाने में भी हस्तक्षेप है। क्योंकि एक गांव की आबादी जिसकी 2-3 हजार है, 5,000 हो, 4,000 हो, वहां पर आप फोर्स लगा देते हैं, पुलिस अलग अलग थानों की, अलग अलग जिलों की लगा देते हैं, और लेकिन जो हिंसा करने वाले हैं आप उनको पकड़ते नहीं जी। या फिर पुलिस अगर पकड़ती है तो पकड़ती है तो वो बैलेंस बनाती है कि 3 सवर्ण पकड़ेंगे तो 3 ही दलित पकड़ेंगे। तो पुलिस वहां पर लगी है, जो घर जलाए गए वो पुलिस की मौजूदगी में जलाए गए, जो लोग मारे गए वो पुलिस की मौजूदगी में मारे गए। मायावती जिस दिन गई हैं, पर्याप्त फोर्स थी वहां, एक तरफ मायावती का कार्यक्रम हो रहा था, दूसरी तरफ गांव में हिंसा हो रही थी। तो पुलिस और फोर्स जो वहां पर तैनात है, उसके हाथ किसने रोक रखे हैं? बिल्कुल, अगर ये झारखंड में देखा जाए तो कई वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारे हमारे दर्शकों ने देखा भी होगा कि ये सारी जो मॉब लिंचिंग की केसेस हुई हैं, भीड़ के मार दिया गया है जब पकड़कर लोगों ने, वहां पे पुलिस तैनात थी। हालांकि पुलिस 4 या 5 या 10 भी अगर होंगे वहां पर, तो वो 100 की भीड़ से निपट नहीं सकते हैं। लेकिन जब उनके सामने ये हो रहा है तो एक तरीके से ये एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर तो माना जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि जब मुजफ्फरनगर की घटना हुई तो, या फिर और कई सारे 2013 से 2000 से 2014 के बीच में कई सारी घटनाएं हुई, तो एक बहुत बड़ा तबका ऑनलाइन स्पेस में भी, बाहर भी, ये इसको एज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कहता था कि पुलिस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। यूपी में खास करके योगी आदित्यनाथ जीत कर आए इसी प्रॉमिस में भी कि लॉ एंड ऑर्डर हम संभालेंगे, लेकिन सहारनपुर के घटना के बाद हमने कई और इस तरीके से गैंग रेप के केसेस बुलंदशहर में देखा, जहाँ पे एक भीड़ पकड़कर गैंग रेप करती है, लूट मचाती है। उस तरीके से कई घटनाएं ईस्टर्न यूपी में भी हो रही हैं, और झारखंड में कुल मिलाकर ये 18वीं घटना है जिसके बाद हमारा नेशनल मीडिया जागा और ये देख रहा है ये हो क्या रहा है। और सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है कि मोटा मोटी जो ध्यान आ रहा है कि ये दादरी केस से शुरू हुआ, जहां भीड़ किसी को पीट कर मार रही है। और दादरी केस में तो
अब जो मंत्री संगीत सोम हैं जो मुजफ्फरनगर में भी आरोपित थे, फिर उसके बाद उनको महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री ये लोग सब हैं, गए, उन्होंने आरोपियों को निर्दोष बच्चे कहा था। और उसके बाद पहलू खान का मामला लीजिए। पहलू खान एक डेयरी किसान था जिसका पशुओं की खरीद फरोख्त से कोई ताल्लुक नहीं था, बस वो मुसलमान था। उसको मारा गया और वहां के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने सपोर्ट किया कि, और एक वो साध्वी कोई पहुंची थी जो भाजपा आरएसएस से जुड़ी हैं, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सब शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे हैं। तो उनको महिमा मंडित करने का काम। एक आरोपी यहाँ दादरी का जिसकी मृत्यु हुई, तो उसको तिरंगे में लपेट करके उसको जो है उसकी कहीं ना कहीं क्या आपको इस तरीके का लग रहा है कि जितनी भी घटनाएं हो रही है, अभी अजमेर में भी इसी तरीके का एक झारखंड टाइप का केस हुआ जहाँ पे कुछ सिख मारे गए वही बच्चा चोरी के नाम पर। अब ये कहाँ से ये बातें फैल रही हैं जो कि सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं और उसके बाद भीड़ अपना आतंक दिखा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारे इसमें जो विक्टिम है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से या तो माइनॉरिटी है या तो आदिवासी है, जो अपने आप को किसी न किसी तरीके से ब्राह्मणवादी ताकतों के अगेंस्ट अपने आप को असर्ट कर रहा है, या फिर एक गैर हिंदू ताकतें हैं जो जिनका राजनीतिक वर्चस्व नहीं हो रहा है। और इसमें कॉमन ये भी है कि ये सारी घटनाएं जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ही हो रही हैं। तो ऐसा आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं, ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि जब दादरी घटना हुई तब तो वहाँ समाजवादी सरकार हाँ। और आप देखिए कि वो पूरा घटनाक्रम याद करिए कि वहाँ न किसी को जाने से रोका गया, न कड़ी कार्रवाई हुई। क्या जरूरत थी? अखिलेश सरकार और कड़ा एक्शन लेकर के कड़ा संदेश दे सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जैसे आप देखिए मुजफ्फरनगर राइट में भी उन्होंने उनका एक लॉ एंड ऑर्डर तीन बड़े जो लेखक मारे गए थे, जिनके मारे जाने के बाद में जब अवार्ड वापसी का अभियान चला, तो आप देखेंगे कि उसमें से वो कांग्रेस के शासन वाले थे, चाहे कलबुर्गी की हत्या हो या गोविंद पानसरे की हत्या हो, उस समय कांग्रेस वहां रूल में थी, लेकिन उसने कड़ी कार्रवाई नहीं की। तो बाकी पार्टियों को कौन रोकता है? भाजपा उस चीज का संगठित होकर के, भाजपा और उसके कार्यकर्ता उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां भी उस चीज को बढ़ावा देती हैं। जी, लेकिन मतलब इसमें एक होता है मॉब का आतंक, एक होता है कि मॉब का सांप्रदायिक आतंक। कहीं इन दोनों में आपको फर्क लग रहा है? एक देखिए, सांप्रदायिक कम्युनलिज्म का एस्पेक्ट भी नए इस वायलेंट प्रोसेसेस में आ चुका है। मॉब कभी छिटपुट घटना होती है, पहले भी ऐसा होता था कि चोर पकड़ा गया और गांव वालों ने उसको पीटकर मार दिया, वो एक सिंगल घटना हो सकती थी। पूरे देश में ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से बैकअप मिल रहा है। और आप हैरान होंगे कि झारखंड में करीब 1.5 दर्जन से ऊपर ये घटना हुई, लोगों को मार दिया गया। आप किसी एक बड़े नेता को बताइए कि जिसने बयान देकर के कहा हो कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो ये कहे कि किसी को भी अपने हाथ से किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं जो स्थापित हैं बहुत समय से कि किसी को भी हत्या किसी की जानी है, अगर कोई दोषी है तो उसे सिर्फ अदालत सजा देगी। इस चीज को जो कानून का शासन है उसको धीरे धीरे आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, लोगों के दिमाग से वो चीजें निकाल रहे हैं। एक भीड़ ने जाकर के किसी की हत्या कर दी और केंद्रीय मंत्री अगर ये कह रहा है कि वो निर्दोष बच्चे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब कि भीड़ की हत्या को वो सपोर्ट कर रहा है। जी। एक केंद्रीय मंत्री का मतलब पूरी केंद्र सरकार उसके पीछे, क्योंकि किसी ने उस पर रिएक्शन भी नहीं दिया। झारखंड में भी वही पता चल रहा है कि जब आप ऑफिशियल से वहां पे बात करेंगे या सरकारी ऑफिशियल से बात, मंत्रियों से बात करेंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस को सशक्त कर दिया है, अब इस तरीके की घटनाएं नहीं घटेंगी। लेकिन वो उसके रूट्स में नहीं जाना चाह रहे हैं। वो या तो कह रहे हैं कि आदिवासी आदिम हैं, उनकी काफी अवधारणाएं हैं, उनकी बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन है, मतलब अंधविश्वास करते हैं किसी तरीके से, और बहुत सारी चीजों में आदिवासी समाज को जो अभी पिछले 3 सालों में जो उनका सबसे बड़ा ऑपोजिशन होकर खड़ा हुआ है इस सीएनटी और एसपीटी अमेंडमेंट्स, उनको एक तरीके से आपराधिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि हाँ ये सब तो इस तरीके से ये करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मुसलमानों को देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि अब ये गौ हत्या बैंड है, अब ये लोग अगर गौ हत्या करते हैं तो इस तरीके से इससे भी बचना होगा। हालांकि पुलिस ने आज तक अभी तक झारखंड में गौ हत्या अगर हो भी रही हो तो उसका एविडेंस प्रोड्यूस अभी तक किया नहीं है। तो इस माहौल में
जहाँ पे झारखंड सरकार को एक सेंसिटाइजेशन का कैंपेन लगाना चाहिए कि इस तरीके से ना किया हो, ना करे, तो उस तरीके से बहुत कुछ नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने कुछ शुरुआत तो किया है कि इस तरीके से दंगा ना हो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अब यहाँ 4 मुसलमान को ऐसे दिन दहाड़े जला दिया गया, किसी को कुल्हाड़ी से मार दिया गया। उसके बाद जमशेदपुर में एक दंगा हो गया इसी को, जहाँ पे कुछ मुस्लिम समाज के लोग, उनके लीडर्स, जिसमें से कांग्रेस, भाजपाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी लीडर्स थे उसमें, उन्होंने एक मीटिंग बुलाया और एक मार्च किया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उस दौरान फिर से बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन जितने भी है वो लोग चौकन्ने हो गए और फिर से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का सहारा लिया, जिसमें कहा कि अच्छा मुसलमान हमें मारने आ रहे हैं और आप हमें इसके खिलाफ असर्शन करना होगा, एक्शन लेना होगा। उस बीच में एक छोटा सा दंगा हो गया, मुसलमान जो मार्च कर रहे थे और हिंदू कॉलोनियों से पथराव हुआ, उधर से भी पथराव हुआ। फिर उसके कुछ दौरान बाद जब पुलिस ने उतनी सशक्त नहीं थी, उतना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो वो मार्च वाले जो मार्च में थे और पुलिस के बीच में भी एक झड़प हो गई। इस तरीके से मुझे लग रहा है किसी तरीके से होने दिया गया है, इसे होने दिया गया, और होने के पश्चात इसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन उभर के आया है, जहां पे मुसलमानों और आदिवासियों को एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाने का एक पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है, जहां आदिवासियों के बीच में ये कैंपेन हो रही है कि अरे ये बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे जो भी हो, तो वो बच्चा चोर हो सकते हैं। और मुसलमानों के अगेंस्ट हिंदुओं में ये कैंपेन चल रहा है कि ये तो गौ हत्या करते हैं, तो ये अगर करते हैं तो पुलिस पकड़े उन्हें। हाँ, लेकिन बच्चा चोरी का भी आज तक कोई एविडेंस नहीं है, और गौ हत्या अगर हो भी रही हो तो उसका भी कोई एविडेंस नहीं है। तो सरकार अपने तरीके से एक जो मैच्योर बिहेवियर होना चाहिए था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर वो एकदम नहीं हुआ। इसमें एकदम सही, जैसे देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान से ही महिला सुरक्षा एक मुद्दा था जी। और उसमें दंगे का भी बहाना जो बना, जिसमें 2 लड़के मारे गए थे, और बाद के 2-3 सालों में भी वो मुद्दा बना रहा। अखिलेश सरकार ने इस पर कोई भी निश्चिंतता पब्लिक को संदेश नहीं दिया, ऐसा निश्चिंतता भरा कि हम आपकी महिलाओं को सुरक्षा देंगे। और फिर उसका भाजपा जब गवर्नमेंट में आ गई, उसके बाद देखिए कि एंटी रोमियो बना, इतनी फजीहत हुई, वो तो तमाशा बन के रह गया। और अभी भी वहां पर महिला सुरक्षा मुद्दा है। जैसे अभी बुलंदशहर में गया था, जहां पर एक व्यक्ति को पीट कर मारा गया था, तो उस व्यक्ति को पीट कर मारने में उन्होंने, परिवार का आरोप है कि वो सब हिंदू युवा वाहिनी के लड़के हैं। पुलिस ने भी बाद में इस चीज की तस्दीक की कि वो हिंदू युवा वाहिनी के थे। लड़की दूसरे गांव की थी, हिंदू थी, लड़का दूसरे गांव का था, मुस्लिम था, और जिस व्यक्ति को पीट कर मारा था वो तीसरे किसी परिवार का था, जिसका लड़के से कोई ताल्लुक नहीं था। वो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था। जब वो मारा गया तब वो कोई अपने समुदाय के साथ भी नहीं था, वो बाग में आम के पेड़ों की रखवाली कर रहा था, जहां पर लाल गमछा, जो अभी यूपी में आप जाएंगे तो 2 किलोमीटर जाएंगे तो 2000 लाल गमछे वाले दिखेंगे, हेलमेट की जगह लाल गमछे ने ले ली है। तो लाल गमछे में 7-8 लड़के पहुंचे और उससे कहा कि आपको जरूर मालूम होगा कि वो कहाँ गया, लड़की ला करके दो। तो उसने कहा कि अभी हम लोग खोज रहे हैं, पुलिस भी खोज रही है, और इसके बाद उसको लेकर के गए और मारा, और इतना मारा कि वो मर गया जी। तो उसका दोनों पक्ष जो थे, लड़की लड़का पक्ष थे, और दोनों परिवारों में आपस में कोई झगड़ा नहीं था। ये तीसरे लोग थे जिसमें से शायद एक लड़का उस गांव से है, बाकी सब बाहरी गांव से। इस तरीके से मतलब मैं भी अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें आती हैं मीडिया में, आप जब वहां पर जाते हैं तो उसके बहुत सारे वर्जन्स निकल कर आते हैं, और उसमें जब आप अंदर घुसे, चीजों की पड़ताल करें अगर जरा, तो फिर उसमें अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग पार्टियां उसको एक उसमें एक बना रही हैं। तो खास करके, और मुझे तो एक जर्नलिस्ट ने बोला कि यूपी जब मैं गया था तो कि भाई क्राइम अगर भाजपा राज में हो रहा है तो वो न्याय के लिए हो रहा है, लेकिन जब उससे पिछली सरकार में हो रहा था तो वो तो बस उस स्टेट पेट्रोनेज था क्राइम में। हम से स्टेट पेट्रोनेज नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर मतलब इसमें एक तरीके से उनका एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक फीलिंग उमड़ कर आ रही है ग्राउंड लेवल पे कि ये जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं कि ये सरकार हमारी है। झारखंड में भी इसी तरीके से देखा जा रहा है कि ये सरकार हमारी है, तो अगर हमारी है तो हम अगर कुछ भी यहाँ पे करें तो इससे बच के निकला जा सकता है। तो ये
सरकार हो सकता है योगी आदित्यनाथ सरकार या रघुवर दास की सरकार ये ना चाह रही हो कि क्राइम बढ़े, कोई भी सरकार नहीं चाहेगा, लेकिन इस तरीके से जो उन्हीं के सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं, सपोर्टर्स हैं, तो वो उनमें अगर ये फीलिंग आ रही है तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों का प्रशासन से, पुलिस से या सरकार से भरोसा उठे। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति का ये कहना था, दलित समुदाय के, कि उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। तो जब आप ये मानते हैं कि हम सत्ता में नहीं है, मतलब समाज ही बटा हुआ है और वो ये कहता है कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारा घर जला दे रहे हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, कम से कम उनको पकड़ना चाहिए था, अदालत उनको तय करती कि वो दोषी थे कि नहीं थे। तो ये जो इंडिया के इतिहास में वही हम हमेशा जब देखे, चाहे जब कांग्रेस की सरकार हो, चाहे थर्ड फ्रंट की सरकार हो, कभी भी एक ऐसा माहौल नहीं बना था जहाँ पे हमने आपने चाहे किसी दूसरी पार्टी को वोट किया हो, चाहे या मैंने अपनी किसी दूसरी पार्टी को वोट किया हो, लेकिन कभी ऐसा माहौल नहीं बना था कि अगर मैंने इनको वोट नहीं किया तो ये हमारी सरकार नहीं है। एक बार सरकार का जब गठन हो जाता है तो सारे लोगों की वो सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आ जा रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और या चाहे झारखंड हो, लोगों के बीच में जो लोग बीजेपी के समर्थक नहीं थे, उनको ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये हमारी सरकार नहीं है। और इसका मतलब तो इसमें मेरे हिसाब से सरकार को ये क्लियर करनी चाहिए बात कि ये शायद सबकी सभी की सरकार ना कि सिर्फ बातों से, बल्कि वैसा करके दिखाए ताकि उनका भरोसा जीत सके। और इसी समाज में खास करके दलित, आप तो गए वहां पर, तो वहां पे दलित संगठित होते जा रहे हैं और वो एक भगवा आतंकवाद का एक क्रिटिसिज्म दे रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बोले कि ये जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी किस तरीके से भगवा आतंकवाद का जो उनका नारा है जय भीम के साथ, वो भगवा आतंकवाद को खत्म करना, वो क्या है, मतलब क्यों ऐसा फील कर रहे हैं कि वो दरअसल भगवा आतंकवाद तो अभी चूंकि सत्ता में है, और भगवा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, तो दलितों में ये अभी ये भावना है कि वो बेसिकली सवर्णों की पार्टी है, वो सवर्ण और दबंग जातियों की पार्टी है। दलितों को वो अपने साथ किसी विशेष परिस्थिति में वोट के लिए ले सकती है। तो भीम आर्मी को जैसा नेशनल प्रेसिडेंट से हमारी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि हमारा किसी जात या धर्म से झगड़ा नहीं है, जैसा कि उन्होंने बताया। उसकी बहुत तह में हम नहीं जा सके कि असल में क्या है। जैसा मायावती जी कह रही हैं कि वो भाजपा का प्रोडक्ट है, भाजपा कह रही है कि वो बसपा का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट किसका है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन जो दर्शन वो पेश कर रहे हैं, जो अपने मकसद वो बता रहे हैं कि चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दबंग जातियां हैं वो दलितों पर अन्याय करती हैं। अन्याय की संभावना इससे बनती है कि दलितों के पास ना तो जमीन है, न उनके पास कोई संपत्ति है। अत्याचार दलितों का था वो तो ऐतिहासिक रहा है, ऐतिहासिक है। लेकिन अभी क्या हो गया है ये नई सरकार आने के बाद कि ये फीलिंग ज्यादा नहीं, पिछले वर्षों में जैसे हरियाणा में आपने देखा होगा, मिर्चपुर या उसके बाद 2-3 कांड हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए, तो पिछड़ी और दलित जातियों में भी टकराव रहा है, पिछड़े दलित और मुसलमानों में भी टकराव छिटपुट रहा है। उसी टकराव को जब राजनीतिक संरक्षण मिलेगा तो वो और तूल पकड़ेगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो इस सरकार, मतलब ये सरकार में ये फीलिंग आ रही है कि जो पिछड़े हैं, जो पिछड़े, वो उनके साथ नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल फीलिंग है उनमें। ये चूंकि मैसेज इससे गया कि जैसे जब सवर्णों ने दलितों की बस्ती जला दी और उन पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद से हर दलित ये कहता मिल रहा है जो वहां से 10 किलोमीटर दूर है, वो भी ये कह रहा है कि दबंगों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, उनके साथ नेता खड़े हो रहे हैं और पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है। जो बात आप कह रहे थे, हालांकि झारखंड में इस तरीके का नहीं है, इस तरीके से सामाजिक जातीय हिंसा नहीं है, ये तो इस तरीके से एक उबाल आया जो सोशल मीडिया से सर्कुलेट हुआ और उसके बाद इस तरीके से हो रही है। लेकिन जो वहाँ के दबंग है, जो जिनका हर वहाँ पे इकोनॉमी पे उनका कब्जा है, उनको यही लग रहा है कि हमारा कुछ हो नहीं सकता है। हालांकि ये जो 3 हिंदू युवा मरे थे वो वहाँ पे एक लैंड खरीदने गए थे जिनको बच्चा चोरी के नाम पे मार दिया गया। तो मतलब इसका स्वरूप अलग अलग तरीके से है। इसका एक सामाजिक हिंसा जो अगर इसको रोका नहीं गया तुरंत अगर, तो ये क्या स्वरूप ले हमें नहीं मालूम। और मजे की बात है कि जो बहाना लेकर के हिंसाएं हो रही हैं, चाहे झारखंड में, चाहे सहारनपुर में या बुंदेलखंड में,
असल वजह वो नहीं होती। असल वजह वो नहीं है। वो वजह एक क्रिएट की जाती है। एक वजह जैसे कि जब प्रशासन के पास ये शिकायत गई कि सड़क पर अंबेडकर की मूर्ति लग रही है, तो डीएम एसडीएम को चाहिए था कि वो 2 सिपाही वहां भेज दें और वो देख करके आए कि वास्तव में वो मूर्ति कहाँ है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बस उसको रुकवा दिया और फिर उनको चिढ़ाने के लिए फिर वहां पर जो है एक यात्रा ले जाई गई और उसके बाद जब जिन लोगों ने बस्तियां जलाई उनको संरक्षण भी दिया गया। मतलब सहारनपुर में जहाँ पे एक दंगा ऑलरेडी 15 दिन पहले हो चुका है, उसके 15 दिन के बाद दूसरा ये हो रहा है और वहाँ पे पुलिस सशक्त नहीं है, ये तो बिल्कुल ही। और वो जो प्रशासन चलता है वो अपने इकबाल से चलता है। उसकी एक रिस्पेक्ट होती है कि हजारों की भीड़ है, एक सिपाही डंडा लेकर खड़ा होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 20 लाख आबादी है तो आप 20 लाख पुलिसकर्मी तैयार करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो 2 पुलिसकर्मी कर सकते हैं वो तब कर सकते हैं जब उनका इकबाल बना रहे, जिसको अंग्रेजी में निपिंग इन द बड कहते हैं। झारखंड में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है पिछले पूरे महीने, कहीं ना कहीं इस तरीके से छुटपुट, लेकिन सरकार या शासन ने बिल्कुल उसको कॉग्निजेंस में नहीं लिया। अगर वो लेते तो शायद ये सारी घटनाओं से बचा जा सकता था, लेकिन वो हुआ और नहीं। पूरे देश में ये आप देख सकते हैं कि एक खास सेक्शन में चाहे मुसलमान हो, दलित हो या आदिवासी हो, जिनके खिलाफ हिंसा हो रही है, उनको ये भरोसा अभी नहीं आ रहा है कि ये सरकार उनकी है, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। उनके प्रति कोई अन्याय करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। सारी हिंसाओं का नीचे के तह में अगर जाए तो वो एक लेवल पे समाज में जो इनइक्वालिटी है जो, और उससे और ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे समाज का वो जो सोशल इनइक्वालिटी हो या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो। बिल्कुल, अगर एक समुदाय दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है और वो दोनों आपस में लड़ जाएंगे तो जो मजदूर था वो अब बेकार हो गया, तो उसके पास रोटी की भी व्यवस्था नहीं रहेगी। तो ये भी हम कह सकते हैं कि मतलब सरकार इसको सिर्फ एक क्राइम के हिसाब से ना देखे, इसको इसके सामाजिक तह पर जाकर उसको एड्रेस करना भी उतना ही जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। शायद इतना कहकर हम अपनी बात समाप्त करेंगे। धन्यवाद।